लाइव है? ओके। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आपके अपने प्लेटफॉर्म मिशन जीत पर। उम्मीद करता हूं सारे होमवर्क क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, साथ ही साथ आपने डीपीपी भी सॉल्व कर ली होगी। तो एक बार सभी ऑल इंडिया फ्यूचर डॉक्टर #AIFD टाइप कर दो चैट में जल्दी से। #AIFD, यस। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम वेलकम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। यस, जल्दी से थम्स अप दिखा दो अगर डीपीपी डन है और आपका होमवर्क अगर डन है तो जल्दी से थम्स अप कर दो कि ये दोनों चीजें हमारी डन है सर, हमारी तरफ से ये सब कुछ कंप्लीट है। अब आज का नया कंटेंट हम सीखने के लिए तैयार हैं। क्या क्या आज हम बात करने वाले हैं उन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से थम्स अप भी आ जाए अब, ताकि ये क्लियर हो जाए कि होमवर्क किया है आप लोगों ने, डीपीपी सॉल्व करी है। तो भैया लेक्चर नंबर 3 है बेसिक मैथमेटिक्स का, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा बेटा, पहली चीज हम करेंगे होमवर्क का डिस्कशन। होमवर्क डिस्कशन के बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, सेकेंड चीज। और होमवर्क डिस्कशन के बाद एक जो जितनी भी क्लासेस हमने अभी तक करी उसका क्विक रिकैप करेंगे। तो यहां पर आएगा बेटा आपका क्विक रिकैप या क्विक रिवीजन, ठीक है? तो क्विक रिकैप हो गया, क्विक रिवीजन हो गया। उसके बाद जब हम आगे बात करेंगे बेटा तो नेक्स्ट आएगा यहां पर आपका एपी एंड जीपी। ये सब कुछ क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट हमें फिजिक्स में कहां कहां आवश्यकता पड़ेगी, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सभी चीजों पर आपको सोचना पड़ेगा। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करें शुरू कहानी? ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। AIFD क्या है, कुछ बच्चे पूछ रहे। ऑल इंडिया फ्यूचर डॉक्टर्स, एक जगह, दो जगह, तीन जगह से नहीं, पूरे भारतवर्ष से यहां पर ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर के आए हैं। और रिकग्निशन भी जब आपको मिलेगी तो ऐसी मिलेगी जो ऑल इंडिया लेवल पर हो। इसीलिए मैं आपके अंदर, आपके जहन में एक बात डाल रहा हूं कि आप ऑल इंडिया लेवल के फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। काफी सारे बच्चों ने अलग अलग माध्यम से मुझे मैसेज भेजे थे कि भैया कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे हैं, चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है? आ जाओ जल्दी से। सबसे पहला सवाल आपके सामने बेटा, बंटी हैज टोटल 24 आवर्स एंड फॉलोज फॉलोइंग रूटीन। क्या क्या रूटीन वो फॉलो कर रहा था? चलिए रूटीन के बारे में नजर रखते हैं। रूटीन कह रहा है कि 8 आवर्स स्लीप में गए, 6 घंटे उसके स्कूल प्लस क्लासेस में चले गए, 4 आवर्स सेल्फ स्टडी में गया, 3 आवर्स इंस्टाग्राम चलाया, 3 आवर्स गपशप में लगा दिए। तो हमें पूछा गया है कि राइट फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर ईच इवेंट। टोटल टाइम में से हर एक इवेंट में कौन सा कितना फ्रैक्शन ऑफ समय लग रहा है, ठीक है? चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो आपको मैंने सिखाया था बेटा, हमेशा फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला बनता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है इवेंट का टाइम, जिसे अपन पार्ट कहते हैं, डिवाइडेड बाय आता है बेटा होल पार्ट्स। डिवाइडेड बाय आता है बेटा होल पार्ट्स, जिसे हम टोटल के नाम से जानते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो जब यहां तुम देखोगे 8 आवर्स की जब स्लिप हो रही है, मतलब इस इवेंट में उसने कितना समय यूज किया? 8 आवर्स। टोटल कितना टाइम था हमारे पास? 24 आवर्स। तो 8 डिवाइडेड बाय 24, दिस नंबर बिकम्स 1/3। तो टोटल 1/3 टाइम सोने में जा रहा है। टोटल 1/3 टाइम कहां जा रहा है? सोने में। फिर हम बात करेंगे 6 आवर्स के लिए। तो यहां पर आप बोलोगे सर 6 घंटे स्कूल और क्लासेस में जा रहा है, 6 आवर्स। तो 6 डिवाइडेड बाय 24, यानी कि जब ये सॉल्व होगा तो ये 1/4 बनेगा। टोटल टाइम का 1/4 यूटिलाइज हो रहा है क्लासेस में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 आवर्स सेल्फ स्टडी, तो 4/24 लिखोगे और इसे जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा बेटा 1/6, यानी कि टोटल टाइम का 1/6 उसमें जा रहा है इंस्टाग्राम,
3/24 करोगे, आंसर आ जाएगा 1/8। और फिर यहां पर गपशप कितना किया बेटा, तो 3/24 गपशप भी यहां पर उतना किया जितना कि इंस्टाग्राम चला रहा था। आप लोगों को अपने डेली रूटीन में यह देखना है कि ये दोनों टाइम कितने हैं। आप इंस्टाग्राम कितनी देर चला रहे हो, सोशल मीडिया कितनी देर चला रहे हो, गपशप कितनी देर हो रही है, जो भी ऐसी चीजें हैं जो अनप्रोडक्टिव है, जो आपको नीट के पास नहीं लेकर के जा रही है, उसे धीरे 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 आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। और रिड्यूस करके एक वक्त, एक दिन ऐसा समय लाना पड़ेगा जहां पर वो 0 हो जाए, तब जाकर के कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। आई बात समझ में? अरे कहां 26, अरे ये वाला, अरे ठीक है दोस्त, ये 24 है, 24 है, ठीक है, हां वो 24 लिखा है। तो 8/24, 6/24, 4/24, 3/24, 3/24, ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या था? 100 जूल ऑफ टोटल एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम। एक कोई सिस्टम है जिसे 100 जूल की टोटल ऊर्जा दी। अब वो क्या बोल रहा है? आउट ऑफ विच 40 जूल इज यूज फॉर वर्क डन एंड 60 जूल फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस बारे में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि सर इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन क्या होता है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज धीरे धीरे आने वाले चैप्टर्स में आप सीखेंगे। अभी आपको क्या पता है कि सर टोटल एनर्जी हमारे पास है 100 जूल, बहुत बढ़िया। फिर हमारे पास वर्क डन कितना हो गया? 40 जूल। इंटरनल एनर्जी IE कितनी हो गई बेटा? इसको हालांकि यू से रिप्रेजेंट करते, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल एनर्जी को लिखा जाएगा 60 जूल। क्या पूछा है आपसे? पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी यूज्ड टू चेंज इंटरनल एनर्जी। बताओ इन तीनों में से इंटरनल एनर्जी कौन सा है बेटा? क्या 100 इंटरनल एनर्जी है, 40 इंटरनल एनर्जी है, या 60 इंटरनल एनर्जी है? तो आप बोलोगे सर जो फ्रैक्शन का आंसर होगा, ऊपर इंटरनल एनर्जी का फ्रैक्शन बटे आएगा टोटल वैल्यू विच इज 100। तो आंसर आ गया मेरे दोस्त 3/5। क्या ये सबका आंसर आया 3/5? बहुत बढ़िया, ये होमवर्क था आपका सेकंड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। मोमेंटम P ऑफ अ बॉडी इंक्रीज्ड बाय लिखा है। क्या सिखाया था लास्ट क्लास में? जब इंक्रीज्ड बाय लिखा जाए, जब इंक्रीज्ड बाय लिखा जाए तो क्या करते हैं? न्यू वैल्यू निकालने के लिए, न्यू मोमेंटम मतलब फाइनल, उसमें करना पड़ेगा इनिशियल वैल्यू में ऐड करेंगे कितना बेटा? 60% परसेंट के लिए डिवाइड बाय 100 ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो यह आंसर आएगा P + 0.6P। तो आंसर वुड बी 1.6P। इज दैट क्लियर? क्या यह बात सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। ये वाला सवाल भी सबको अगर क्लियर हो गया, चैट सेक्शन में एक बार थम्स अप बता दीजिए कि यस भैया हमें होमवर्क ये भी क्लियर हो चुका है। हमें ये समझ आ रहा है कि जब इंक्रीज्ड बाय बोला जाता है तो आप ऐड करते हो, जब डिक्रीज बाय बोला जाता है तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या सिखा रहा है उसे देखो जरा बेटा। फोर्स F इज इंक्रीज्ड टू लिखा है बेटा। क्या लिखा है? इंक्रीज्ड टू, यानी कि वही फाइनल वैल्यू होगी। अब ऐड नहीं करना है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कितनी है बेटा? 50 यूनिट। व्हाट इज द न्यू फोर्स? व्हाट इज द न्यू फोर्स? बच्चों नया फोर्स इस बार जब लिखोगे तो ये नहीं लिखना है F डैश, या इसी को चाहो तो बोलो तुम F फाइनल इज इक्वल टू F इनिशियल, यहां प्लस किया। और अगर किसी बच्चे ने 120/100 इंटू F इनिशियल किया तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां 2 लिखा हुआ है। समझो क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज्ड 2 लिखा हुआ है। इस वजह से यहां प्लस लगाकर इनिशियल वैल्यू को नहीं जोड़ना था। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? सही तरीका क्या होगा? सुनिए जरा ध्यान से। इसका सही तरीका होगा, इसका सही तरीका होगा F फाइनल इज इक्वल टू F इनिशियल इंटू 120%, और साथ में यहां पर कोई वैल्यू नहीं लिखनी है, कुछ भी प्लस नहीं करना है। क्या यह बात क्लियर है?
चलो आ जाओ जरा ध्यान से। एफ इनिशियल की वैल्यू कितनी गिवन थी बेटा? 50 यूनिट। तो क्या करोगे तुम यहां पर लिखोगे 50, फिर यहां पर क्या आएगा बेटा? ये है 120 जो परसेंट था, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 100। ये 0 से 0 कैंसिल करो, 12 इंटू 5 आंसर वुड बी 60। अब यहां पर अगर फोर्स यूनिट्स में लिखा हुआ है तो आंसर भी हम यूनिट्स में करेंगे। यूनिट्स का मतलब है कि ये आंसर न्यूटन में, डायन में या किसी भी सिस्टम में हो सकता है। जिस सिस्टम में आंसर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उसी सिस्टम में आपको आंसर भी करना होता है। ठीक, क्या ये बात सबको समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब इंक्रीज्ड बाय बोला जाए तो इनिशियल वैल्यू में ऐड करते हैं, और जब इंक्रीज्ड टू बोला जाए तो फिर इनिशियल वैल्यू में सीधा परसेंटेज इनटू कर देते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आप सब लोगों को एक क्विक रिकैप कराना चाहता हूं, जल्दी से बताएंगे। अगर मैं बोलूं एक्स इंक्रीज, यहां पर लिखा है ऐसे बेटा, इंक्रीज्ड बाय 40%, बताओ एक्स फाइनल की वैल्यू क्या लिखेंगे? अगर मैं लिखूं बेटा एक्स इंक्रीज्ड टू 140%, तो यहां पर एक्स फाइनल क्या लिखोगे? अगर मैं लिखूं बेटा एक्स डिक्रीज बाय, क्या लिखा जाए बेटा? डिक्रीज बाय यहां पर 20%, तो बताओ एक्स फाइनल की वैल्यू क्या होगी? और अगर मैं लिखूं एक्स डिक्रीज्ड टू 80%, तो बताओ एक्स फाइनल की वैल्यू क्या होगी? ये जो इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, इंक्रीज टू, डिक्रीज टू, ये जो चीजें हैं ये फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पर काम आएगी और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलती करते ही करते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको काम आने वाली, जिसे अपने को सीखना पड़ेगा। राइट, चलिए एक्स क्या लिखा है? इंक्रीज्ड बाय 40%। क्या लिखा है यहां पर? बाय। अब तुम एक बात और मेरी ध्यान से सुन लेना हमेशा, ठीक है? जो भी यहां पर लिखा है परसेंटेज बेटा, क्या लिखा? 40, तो तुम यहां पर आंसर में सीधा कर दो 1.4। 40 था ना, तो 1 के बाद पॉइंट कर दो, डायरेक्ट सिखा रहा हूं अब बेटा। 1.4 और साथ में क्या आ जाएगा? एक्स। जो भी इनिशियल वैल्यू है वो यहां पर आ जाएगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? 1.4 इंटू क्या हो जाएगा? एक्स, फाइनल आंसर। यहां पर अगर आप बोलोगे इंक्रीज्ड टू बोला गया है 140%, इंक्रीज्ड टू, इसका मतलब भी यही होगा बेटा, सीधा 1.4x। अब ऐसा नहीं करोगे कि सर 1 प्लस 1.4, नहीं, अगर इंक्रीज्ड बाय बोला होता तो यह वैल्यू 2.4 हो जाती। क्या ये सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहां पर x डिक्रीज बाय बोला है, मतलब इनिशियल वैल्यू में 20% कम हुआ। यहां देखो क्या लिखा? 2। 100 में से 20 माइनस करो, जवाब लिखो क्या आएगा? 100 में से 20 माइनस करो, लिखो जवाब क्या आएगा? 100 में से 20 माइनस करोगे, आंसर आएगा 80। तो जब डिक्रीज बाय लिखा जाए कितना बेटा? 20, तो तुम्हारा एक्स फाइनल हो जाएगा सीधा सीधा 0.8x। ठीक है, जब तुम्हें लिखा जाएगा बेटा यहां पर x डिक्रीज्ड टू 80%, तो यह भी वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा? डिक्रीज्ड टू, यानी कि पहले x था, अब यहां पर 0.8x हो जाएगा। क्या ये सबको समझ आया? सिंपल चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं। मैं फिर से पूछूंगा बेटा एक चीज आप लोगों को, अगर मैंने यहां पर लिखा x डिक्रीज्ड बाय 30%, बताओ एक्स फाइनल क्या लिखोगे? क्या यहां पर आंसर तुम्हारा 0.3x होगा या तुम्हारा आंसर यहां पर 0.7x होगा? आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ये जल्दी बता। 0.3 होगा या 0.7 होगा? 0.3 होगा या 0.7 होगा? जितने बच्चे 0.3 लिखेंगे वो गलत करेंगे और जितने 0.7 लिखेंगे वो सही करेंगे, क्योंकि क्या लिखा है? डिक्रीज्ड बाय 30%। यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? एक्स फाइनल इज इक्वल टू एक्स इनिशियल माइनस, यहां पर लिखा जाएगा परसेंटेज 30 और साथ में एक्स इनिशियल की वैल्यू एक्स है, माइनस ये होगा बेटा 0.3x, 1 में से 0.3 जाएगा, आंसर 0.7x आएगा। क्या डायरेक्ट लिखना आ गया सब लोगों को?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही चैंपियंस की पहचान है, यही ऑल इंडिया फ्यूचर डॉक्टर्स की पहचान है। और इसीलिए मुझे पता है बेटा कि आप कहां फंसोगे, कहां उलझोगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़े बड़े सवालों में काम में आएगी, और जिस दिन वो बड़े सवाल होंगे, ये बात अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो फिर उस सवाल में आगे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले ही यहां उलझने लगते हैं। तो फंसेगा नहीं, ये दावा है मेरा। बस शर्त इतनी सी है कि जैसे मैंने सिखा दिया, क्या तूने वैसे सीख लिया? बहुत बढ़िया, सीख लिया तो एक बार चैट में थम्स अप कर दे जल्दी से, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। बहुत बढ़िया, सीख लिया सब लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ। वेलोसिटी ऑफ अ कार फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। वेलोसिटी ऑफ अ कार फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। 10% बढ़ने का मतलब है वैल्यू 1.1 हो जाएगी, 20% बढ़ने का मतलब है 1.2 हो जाएगी, 40% का मतलब है 1.4, 70% का मतलब है 1.7। जितने परसेंट बोला जाए 1 पॉइंट उतना। जैसे बोला जाए 56%। अगर कोई तुमसे कहे कि x को इंक्रीज किया बाय 56%, तुम लिखोगे बेटा x फाइनल कुछ और नहीं 1.56x हो जाएगा, खत्म बात। इतना सिंपल है परसेंटेज। क्या ये चमक रहा है सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा। वेलोसिटी ऑफ द कार फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन अगेन डिक्रीज बाय 20%। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज। अच्छा, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज जब तुम्हें निकालना है बेटा, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज जब तुम्हें निकालना है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा v फाइनल माइनस v इनिशियल बटे v इनिशियल इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बटे इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेसिस पर अब आपको करना क्या है? इनिशियल वैल्यू को मान लिया हमने v, फाइनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब जो कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो हमें क्या करना है? बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का, वो करेंगे सर पहले 10% बढ़ाया, बाद में 20% बढ़ाया। इसका मतलब है टोटल 30% बढ़ा दिया जाएगा। 10 + 20 द परसेंटेज इंक्रीज वुड बी 30। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो क्या कीजिएगा, v फाइनल निकलेगा कैसे? थोड़ा डायरेक्ट काम करें बेटा। तो पहली स्टेप में उसने बोला v को तुम बढ़ाओगे, v को तुम इंक्रीज करोगे कितने से बेटा? बाय 10%। तो v अगर 10% बढ़ेगा तो 1.1 v हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट किया है और अब मैं उम्मीद लगाता हूं कि तुम्हें यह बात समझ आ गई होगी। भैया जितना परसेंट बाय बोला जाए 1 पॉइंट उतना लिखते हैं। यहां बोला इंक्रीज बाय 10%, आपने 1.1 कर दिया। फिर यहां पर आगे बढ़े बेटा, इस वैल्यू को फिर से इंक्रीज किया गया, फिर से इस वैल्यू को इंक्रीज किया गया। कितना? इस वैल्यू को इंक्रीज किया गया बेटा बाय 20%। समझ रहे हो? मतलब क्या होगा? इस 1.1v में तुम एक्स्ट्रा 20% ऐड करोगे। एक्स्ट्रा 20% क्या करोगे बेटा? ऐड करोगे। आपने जो वैल्यू बढ़ा दी थी उसमें फिर बढ़ा रहे हो। जैसे आपकी जेब में पहले 100 रुपए थे, फिर 10 रुपए बढ़ा दिए, 110 हो गए। अब 110 का 20% बढ़ा रहे हैं, यानी कि टोटल वैल्यू 110 लेना है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये वैल्यू आपकी फाइनल चलेगी, ये 1.1 v एज इट इज प्लस ये जो नंबर है बेटा आपका, ये कितना हो जाएगा? इस नंबर को जब आप यहां पर चेक करोगे, दिस नंबर विल बिकम 0.22 v। ये देखो 1.1 इंटू 20, ये 11 इंटू 2 यानी कि 22 v होगा बेटा।
22v/100, ये कितना हो जाएगा सर? 22v/100। एंड फाइनली जब हम इसको देखते हैं 1.1v और प्लस हो जाएगा बेटा 22v, जब ये पूरा ऐड हुआ दिस बिकम 1.32v। दिस इज माय फाइनल वैल्यू। अब मैं फॉर्मूले में रखूंगा, ये रहा मेरा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में बेटा v फाइनल की जगह 1.32v माइनस v डिवाइडेड बाय हो जाएगा v इंटू होगा बेटा 100। कैलकुलेट करने पर यह आंसर आ जाएगा 32%। कितना आएगा बच्चों? 32%। क्या ये सबको क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो 10 प्लस 20 मिल करके कितना नहीं होगा? मिल करके ये 30 नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे ही अब अगला एक सवाल मैंने दिया था, अ फोर्स फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन अगेन डिक्रीज बाय 20%। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, एमएस जुगाड़ लगा रहा हूं बेटा। सब लोग ध्यान से देखेंगे, मैं लिख रहा हूं एफ डैश। क्या होगा? एफ डैश होगा बेटा, पहले मैंने कितना किया? 10% डिक्रीज किया तो वैल्यू रह जाएगी, 10% डिक्रीज करने का मतलब है 0.9f। और फिर इस 0.9f में मैं वापस से 20% क्या करूंगा बेटा? डिक्रीज करूंगा। 20% डिक्रीज करने का मतलब है, और बाय लिखा है, बाय 20% का मतलब 80% बचेगा। जैसे 100 रुपए अगर तेरी जेब में है और 100 रुपीज को 20% से डिक्रीज कर दे, मतलब जेब में बचेंगे 80 रुपए। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे 0.9f और उसमें इंटू करेंगे सीधा 0.8। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त, फाइनली कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.72f। क्या ये सबको चमका? फाइनल ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज पूछा है। क्या पूछा बेटा? ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज। तो ओवरऑल परसेंटेज जो आपको पूछा है चेंज इन एफ, आप उसको ऐसे लिखेंगे सर, यहां पर डिक्रीज है, वैल्यू हमेशा ऐसे लिखनी पड़ेगी, एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल बटे क्या लिखोगे बेटा? एफ इनिशियल इंटू क्या लिखोगे? 100। यहां फॉर्मूले में आएगा बेटा 0.72f माइनस एफ बटे में क्या आएगा? एफ इंटू आएगा 100। अब छोटी वैल्यू में से बड़ी माइनस होगी, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू जब माइनस होगी तो यहां नजर आएगा तुझे नेगेटिव आंसर। दैट नेगेटिव इंडिकेट्स कि ये डिक्रीज है, दैट नेगेटिव इंडिकेट्स ये डिक्रीज है। बोलो यस और नो एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने जिस तरह से डायरेक्ट किया वैसे कुछ समझ नहीं आया। ओके बेटा, मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, मैं पहले इसको कंप्लीट कर दूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे दिस वैल्यू विल बिकम 0.28f बेटा, या आप इसे बोलोगे परसेंटेज में लिखना है, इसलिए आंसर वुड बी 28%। नेगेटिव साइन यहां पर जो है बेटा वो क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीज। अब तुम जहां फैल गए तुम वहां सुनो, ठीक है? जहां तुम फैल गए तुम उस बात को सुनो। मैंने यार तुम्हें करवाया था लेकिन तुम भूल गए बेटा। अगर मैं लिखूंगा x डिक्रीज बाय 20% तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे बेटा ये वैल्यू बचेगी 0.8x। जो भी परसेंटेज का नंबर यहां देखोगे उसको 100 में से माइनस करो, वैल्यू आ जाएगी। जैसे 20% से डिक्रीज बोला 0.8, अगर कोई लिखे x डिक्रीज बाय लिखा जाए बेटा यहां पर 90%, 100 में से 90 माइनस होगा 10 बचेगा, इसलिए आंसर आएगा 0.1x। आंसर क्या आएगा? 0.1x। डिक्रीज बाय बोला है, क्या बोला है बेटा? डिक्रीज बाय बोला है। और सुनो तुम जरा यहां पर, अगर लिखा x डिक्रीज बाय 32%, अरे 32 का मतलब क्या हो गया? 100 में से 32 माइनस कर, 100 में से 32 माइनस कर। तो जब 100 में से 32 माइनस करेगा कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 68। तो ये हो जाएगा 0.68f। चमक रहा है कि नहीं? इससे आसान क्या करके बताऊंगा बेटा? अगर ये लिखा जाए x डिक्रीज्ड टू 32%। अब ये बाय और टू में फर्क है। जब टू बोला जाए तो एज इट इज, और जब बाय बोला जाए तो पहले 100 में से माइनस करेंगे। डिक्रीज में 100 में से माइनस करते हैं, इंक्रीज में 100 में जोड़ते हैं। जैसे यहां पर
डिक्रीज्ड टू लिखा है, इसका मतलब फाइनल वैल्यू खुद 0.32x हो जाएगी। अब चमका कि नहीं चमका बता, अब चमका कि नहीं चमका? बहुत बढ़िया, अब चमक गया, सही बात है। अगर मैं यहीं पर नंबर लिखूं बेटा, x को मैंने बोला इंक्रीज, बाय लिख दिया बेटा यहां पर से 32%, बाय बोला है, इसका मतलब है फाइनल वैल्यू को 100% में एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, तो तुझे लिखना पड़ेगा 1.32x, 1.32x। लेकिन जब यह लिखा जाएगा x इंक्रीज बाय 110%, तो बेटा यहां पर बाय, अच्छा बाय मैंने पहले समझा दिया, अब हमें टू के बारे में बात करनी है। x इंक्रीज्ड टू 110%, तो फाइनल वैल्यू खुद यहां पर 1.1x हो जाएगी। अब चमका कि नहीं चमका? तो जब तुम्हें टू वर्ड के साथ लिखा जाए आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता है, लेकिन जब बाय वर्ड बोला जाए तो इंक्रीज के केस में 100 में ऐड करेंगे, इनिशियल वैल्यू में ऐड करेंगे, और डिक्रीज बाय में इनिशियल वैल्यू में कम करेंगे। अब क्या यह बात सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया यार, मतलब ये सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में समझाया है, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में समझाया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। पहले डिक्रीज किया, मान लो वो नंबर है बेटा 100, उससे पहले तुमने क्या किया? डिक्रीज किया, बाय कितने से? 10% से। 100 में 10% कम करना है, मतलब वैल्यू बचेगी 0.9 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब नंबर क्या बच जाएगा बेटा? 90। क्या ये सबको चमका? क्या ये सबको चमका? जैसा लॉजिक मैंने अभी सिखाया था, डिक्रीज बाय बोला ना, बाय बोला तो 100 में से 10 को माइनस किया, 90 आएगा, 90 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.9। एवरीवन, बहुत बढ़िया, ठीक है, इनटू इनिशियल वैल्यू, आंसर आ गया 90। अब उसने बोला फर्दर उस 90 को इंक्रीज करना है 10%, यानी कि यही 90 को आपको बढ़ाना है, और बढ़ाना है कितने से बेटा? 10% से। 10% इंक्रीज करना है का मतलब यह है बेटा कि ये 90 तो एज इट इज होगा, प्लस इस 90 में 10/100 एक्स्ट्रा जोड़ दोगे, तो ये कितना ऐड होगा बेटा इसमें? 0.9। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? इंक्रीज बोला ना, पहले डिक्रीज बाय बोला, मैंने नंबर मान लिया था 100 में तुमने 10% डिक्रीज किया, 90 आया, 90 में 10% इंक्रीज करोगे मतलब 9 इंक्रीज करोगे, वैल्यू आएगी 99, वैल्यू आएगी 99। इनिशियल वैल्यू क्या थी? इनिशियल वैल्यू थी 100, फाइनल वैल्यू कितनी आई? 99। सवाल क्या है? इज द फाइनल वैल्यू सेम एज इनिशियल? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। यहां पर हमें यह बोलना पड़ेगा सर आंसर होगा नो। यह सवाल मैंने क्यों करवाया? यह सवाल मैंने इसलिए करवाया क्योंकि जब बच्चों से पूछा जाता है, यह क्वेश्चन इस तरह से फिजिक्स में आता है, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि एक नंबर को 20% इंक्रीज किया, फिर उसी को 20% डिक्रीज किया। अब बच्चा बोलता है कि जिसको पहले 20 बढ़ाया उसी को 20 कम किया, इसलिए ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्या ये सबको चमक गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एवरीवन, वेरी गुड। आंसर है नो। हो गया? हैशटैग चमका हो गया कि नहीं? हैशटैग चमका हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सुनो मेरी बात, लैग की बात को थोड़ा साइड करके थोड़ा कंसंट्रेशन लेक्चर पे करो, शब्दों पर ध्यान दो, सवालों पर ध्यान दो, ये तुम्हें सीखना है। तुम थोड़ा अभी शांति और सबूरी रखो, धीरे धीरे हर एक बात को तुम सीखते चले जाओगे, ठीक है? तो क्या था नंबर? 100, कितने से डिक्रीज किया? 10% से, वैल्यू कितनी हो गई? 90, फिर उसे 10% से बढ़ाया। अब इसका एक मास्टर तरीका सिखाता हूं, ठीक है? क्या सिखाता हूं बेटा? इसका मास्टर तरीका, है ना? बस क्या करो, जब भी कोई नंबर लिखाओ, जैसे एक नंबर लिखाओ मान लो 100, तो इसका एक जीरो छुपा दो, अरे ये मिट ही गया। अगर एक जीरो छुपा दो तो बची हुई चीज को ही 10% बोला जाता है। अगर तुम उसके 2 जीरो यानी कि 2 डिजिट पीछे के छुपा दो तो बची हुई चीज को 1% बोला जाता है। इतना सिंपल है ये।
तो अगर मान लीजिए एक नंबर था आपके पास 100 और इसमें आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है बाय कितने से बेटा, 10%। तो ये 10 बचेगा बेटा 10%, कितना बचेगा 10। अब डिक्रीज बाय बोला तो 100 में से जब 10 माइनस होगा उत्तर 90 आएगा, लेकिन इस 90 में इंक्रीज करना है कितना, 10%। अब ये एक जीरो हटाओगे तो बचेगा 9, और 9 अगर इसका 10% है तो 90 में ऐड क्या होगा बेटा, 9, आंसर आ जाएगा 99। ठीक है, बहुत बढ़िया, इससे आसान नहीं हो सकता। अब अगर इससे भी आसान है तो समझ ले मेरी बात, ठीक है, ये इजीएस्ट मेथड है। और अगर यहां पे तुझे प्रॉब्लम आ रही है बेटा, देख लेक्चर और ऐसे परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर तू, बहुत सारे, ठीक है, तब ये चमकेगा। आजा जरा यहां पर, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, मतलब कि पहले मेरे पास 100 था, 25% बाय बोला, मतलब ये हो जाएगा 125। इंक्रीज बाय 25 है, मतलब 100 में सीधा 25 जोड़ दो, 125। और बोला इसको डिक्रीज बाय 20%, जब यहां लिखा जाएगा डिक्रीज बाय 20%, जब बाय लिखा जाए, यहां है 20, मतलब इस 125 में इंटू क्या होगा, इंटू होगा 0.8। क्या ये सबको चमकता है? जब डिक्रीज बाय 20 बोला जाए तो उस नंबर में इंटू 0.8 करते हैं, 100 में से माइनस करके। तो यहां पर वैल्यू बचेगी सर 125 इंटू 0.8, और जब आप ये देखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। अच्छा देखो इसको लिखने का तरीका, 100 प्लस 25 ऐसे लिख लो और इंटू कर लो तुम यहां पर 0.8, ठीक है। तो 100 इंटू 0.8 ये हो जाएगा 80, प्लस 25 इंटू 0.8 ये हो जाएगा बेटा 20, तो आंसर आ जाएगा 100। मतलब कि एक नंबर को पहले 25% बढ़ाओ और फिर 20% कम करो तो वो नंबर सेम रहेगा। तो उसने क्या पूछा, नेट परसेंटेज चेंज। कोई नेट परसेंटेज चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज जीरो है, क्योंकि जो इनिशियल वैल्यू है 100, वही फाइनल वैल्यू है 100। दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है। क्या यह बात आपको समझ आई? सब लोगों को क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, चमक गया। आगे बढ़ते हैं, होमवर्क डिस्कशन बहुत जरूरी है बेटा। अब आ जाते हैं, माही भैया का एक बुक की जुगाड़ था, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है अपने को, आराम से पढ़ना है, सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से। मैं तेजी में पढ़ा दूं तो हम घास काटने नहीं आए हैं। जब मैं इस कमिटमेंट की बात करता हूं, जब मैं आपके सामने आंखों में आंखें डालकर यह बोलता हूं कि यू आर माई AIFD, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस तेरे अंदर पैदा करना होगा, और उसके लिए हर एक चीज जीरो से सिखानी बहुत जरूरी है। उंगली थामी है मैंने तेरी, तुझे ये बात का एहसास हो ना हो, लेकिन दिल कनेक्ट हो गए बेटा अपने, और मैंने पकड़ रखी तेरी उंगली। अगर तू इस बात को जरा महसूस करेगा ना, तो ये तुझे हो जाएगी, अंदाजे में महसूस हो जाएगी कि है मेरे साथ कोई, और मुझे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्या बात थी बेटा, अगर 1 प्लस a प्लस बी की पावर 0 हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी की पावर 1 है तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी की पावर 2 है तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी की पावर 3 है तो क्या लिखेंगे। इन सब के लिए मैंने कुछ सिखाया था। तो यहां पर अगर पावर 0 है तो आंसर 1 हो जाएगा। अगर पावर क्या है बेटा, 1 है, तो आंसर आएगा a प्लस बी केवल, यानी कि a के साथ जो इंटू में है वो भी 1 और b के साथ जो इंटू में है वो भी 1। जो येलो कलर से लिख रहा हूं तो उस पर ध्यान देना, जो येलो कलर से लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है। चला जा, जब आप a प्लस बी को ओपन करोगे, ये आएगा a का स्क्वायर, प्लस यहां पर आएगा बेटा ab, और प्लस यहां पर आएगा बेटा b का स्क्वायर। अब सुनना बात को ध्यान से, येलो कलर ले रहे हैं यहां पर, a स्क्वायर के साथ 1 आया, ab के साथ 2 आया, b स्क्वायर के साथ 1 आया, b स्क्वायर के साथ क्या आया बेटा 1, यहां पर आएगा प्लस, यहां पर आएगा प्लस। इस पैटर्न को जरा ऑब्जर्व कर, a की पावर 2 थी, फिर a की पावर 1 हो गई, फिर a की पावर यहां पर 0 हो गई। मतलब a की पावर हर बार 1 से कम हो रही है, और यहां b की पावर क्या थी बेटा, इस टर्म में b की पावर थी 0, यहां b की पावर 1 और यहां b की पावर 2। जैसे जैसे तो आगे बढ़ेगा, a की पावर कम होगी और b की पावर बढ़ेगी। ये वाली टर्म को लिखना सिखाता हूं। और एक चीज और हो रही है सर, अगर यहां 1 प्लस 1 है तो मिडिल टर्म यहां पर 2 हो जाती है,
ऊपर जो लिखा होता है उसका सम टोटल यहां नीचे आ जाता है। क्या यह चमक रहा है सबको? पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, अब a प्लस बी का क्यूब ओपन करना है, तो पहला टर्म बनेगा a का क्यूब, दूसरा टर्म बनेगा 1 प्लस 2 का सम यानी कि 3। अब a का हो जाएगा स्क्वायर, पावर 1 से कम करनी है, और b की पावर हो जाएगी 1। अब यहां पर फिर 2 प्लस 1 का सम टोटल वापस 3, a की पावर 1, b का स्क्वायर, और प्लस करके फिर लिखेगा वापस b का क्यूब। इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर, तुझे समझ आएगा कि a की पावर 1 से कम हो रही है, b की पावर 1 से बढ़ रही है। लेकिन एक और मजेदार बात है बेटा कि टोटल पावर हमेशा 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 3 के बराबर रहेगी। जो टोटल पावर है वो हमेशा 3 के बराबर रहेगी। एक सवाल क्लास में यह आया था कि सर a माइनस बी का होल क्यूब कैसे लिखेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब कैसे लिखेंगे? बेटा a माइनस बी के होल क्यूब को लिखा जा सकता है a प्लस माइनस बी का होल्स, माइनस बी का यहां पर वैल्यू और उसका क्यूब। क्या मैं a माइनस बी को a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी लिख सकता हूं? अब यही फॉर्मूला है जो लगाना है। पहला आएगा a का क्यूब, दूसरा आएगा बेटा प्लस, यहां पर आएगा 3, a का आएगा स्क्वायर, b यानी कि माइनस बी की पावर 1। फिर लिखोगे बेटा यहां पर प्लस 3, आप लिखोगे a, यहां लिखोगे माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर लिखोगे बेटा प्लस, यहां पर माइनस बी का होल क्यूब। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, a का क्यूब प्लस, यहां देखो जरा ये प्लस है लेकिन b के साथ माइनस है, इसलिए वैल्यू में आ जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर b। यहां पर माइनस का होल स्क्वायर हो रहा है, माइनस का होल स्क्वायर हो रहा है, इसलिए यह नंबर हो जाएगा 3ab स्क्वायर। और यहां पर अगर माइनस का क्यूब होता है, सुनना, माइनस का क्यूब होता है तो फिर यहां पर वैल्यू एक माइनस ही बचेगी। 2 माइनस तो स्क्वायर होके क्या हो जाते हैं बेटा? कैंसिल, लेकिन एक माइनस फिर बच जाएगा, वो आएगा। क्या ये सबको चमका? मैं बिल्कुल खड़ा हूं, देख रहा हूं चैट को, ठीक है। सब लोगों को बताना है बहुत अच्छे से चैट सेक्शन में कि यस भैया हैशटैग चमका, हैशटैग चमका, जोर से चमका, एकदम सितारे की तरह, ध्रुव तारे की तरह। बताओ प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बहुत इत्मीनान से सिखा रहा हूं बेटा, बहुत इत्मीनान से सारी बातें। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको बेटा ट्राइंगल बना के सिखा दूं, ट्राइंगल बना के सिखा दूं, सबसे ऊपर 1 लिखोगे, साइड में फिर 1, फिर 1, यहां पर फिर 1 लिखा, अगला नंबर इन दोनों का सम टोटल, फिर अगला नंबर वापस से इन दोनों का सम टोटल, फिर अगला वापस 1, फिर अगला वापस 1, इन दोनों का सम टोटल, इन दोनों का सम टोटल, इन दोनों का सम टोटल, फिर यहां पर वापस 1, अगले नंबर में 1, इन दोनों का सम टोटल, फिर इन दोनों का सम टोटल, फिर इन दोनों का यहां पर जो है मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? रुको 1 मिनट, 1 1, ये हो गया 1, और ये मैंने 2 2 2 लिख दिए ना। हाँ देखो पास्कल ट्राइंगल में गड़बड़ हो रही थी, बीच में लिखना है। ये 1 1 1, यहां पर 2, फिर वापस 1, ये हो गया 1, इन दोनों का सम टोटल 3, इन दोनों का सम टोटल 3, फिर वापस 1, यहां पर 1, इन दोनों का सम टोटल यहां आएगा 4, इन दोनों का सम टोटल यहां 6, इन दोनों का सम टोटल यहां 4, वापस यहां पर 1, फिर यहां पर 1, इन दोनों का सम टोटल 5, इनका सम टोटल 10, इनका सम टोटल आएगा वापस 10, इनका सम टोटल आएगा वापस 5, वापस 1। ऐसे ये पूरा पास्कल ट्राइंगल उतरता है। हालांकि ये बहुत फैसिनेटिंग चीज है, ये तुझे मजा दिलाने के लिए पढ़ाई गई है, ये नीट में नहीं आती। 3 फॉर्मूले बहुत काम के हैं जो तुझे पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस
बी इंटू ए माइनस बी। ये अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, चल आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं ये जरूर बता देता हूं, ये पावर 0 के लिए है, ये पावर 1 के लिए है, ये पावर 2 के लिए है, ये पावर 3 के लिए, ये पावर 4 के लिए, ये पावर 5 के लिए, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, चलो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भैया एक बार प्लीज आप जो है पास्कल ट्रायंगल को क्विक रिकैप करा देना, तो मैंने यहां पर करा दिया। अब देखो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्विक रिकैप यहां पर करवाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज आपको बतानी है, अगर तुम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो किसी स्पीड u से, वो ऐसे टक टक करके ऊपर जाएगी और किसी पर्टिकुलर हाइट पर दो अलग अलग टाइम पर क्रॉस करेगी, एक t1 पर और दूसरा t2 पर। ठीक है, एक t1 पर दूसरा t2 पर। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है विच इज t1 इंटू t2 वो बनता है बेटा h बाय 5, और जो सम ऑफ रूट है विच इज t1 प्लस t2 वो बनना चाहिए बेटा u बाय 5। और हमेशा ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए बेटा, ये दोनों चीजें ऑलवेज क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड। जैसे एक बच्चे ने मुझे कहीं तो भेजा था कि भैया आपने क्वेश्चन कराया जिसमें आपने बोला कि t1 इंटू t2 की वैल्यू 5 आई थी, t1 इंटू t2 की वैल्यू 5 आई थी। तो आपने कहा कि t1 है 5 सेकेंड और जो t2 है वो है आपका, या मैंने ऐसे उल्टा लिखा था, सेम लिख देता हूं बेटा, t1 जो है आपका 1 सेकेंड और t2 जो होगा वो होगा आपका 5 सेकेंड। ये मैंने बताया था, लेकिन उस बच्चे का डाउट क्या था वो सुनो। उस बच्चे का डाउट था कि सर यहां पर t1 की वैल्यू 2 है ना, t1 की वैल्यू 2 और t2 की वैल्यू 3 भी तो ले सकता था। अब मेरे दोस्त तो इस बात को ध्यान से सुनना, इन दोनों का जब तू आपस में इनटू करेगा तो 5 आएगा क्या? सम टोटल अगर 5 है, सम टोटल अगर 5 है, एक एग्जांपल समझ, और t1 प्लस t2 की वैल्यू अगर 5 है तो t1 इंटू t2 का वैल्यू ऐसा होगा कि वो 4 ही बनना चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि तभी एक वैल्यू होगी बेटा 1, दूसरी वैल्यू होगी 4 और दोनों का सम टोटल 5 होगा। ये लॉजिक है। तो अगर कोई बच्चा ये दो चीजें याद रख लेता है तो वो फ्यूचर डॉक्टर 110% प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन खत्म कर देगा। दो चीजें दोनों एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़े। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे कि सर ये h बाय 5 कैसे? बेटा ये मोशन अंडर ग्रेविटी में g की वैल्यू 10 होती है और g बाय 2, ये 5 कहां से आ रहा है? दिस 5 इज इक्वल टू g बाय 2, जहां पर g 10 होता है तो 10 बाय 2 5 हो जाता है, वैसे लिखा है। ठीक है, इट्स अ ट्रिक, इट्स अ माही भैया का जुगाड़। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये भी समझ गए। चलिए अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है बेटा, अब मैं चाहूंगा कि एक बार दोबारा आप सॉल्व करें, अगर नहीं दोबारा बने तो फिर अपन वापस यहां पर जो है डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। एक बार सब लोग बता दो, सब लोग अपनी प्रेजेंस बता दो एक बार चैट सेक्शन में। जोरदार अगर दिल आ जाए तो फिर आगे बात बढ़ाते हैं। जोरदार अगर दिल आ जाए चैट सेक्शन में तो फिर आगे बात बढ़ाते हैं। बताओ जल्दी से। बताओ चैट सेक्शन में जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एपी, अब देखो एपी पर कहानी शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये एक तरह से एक पैटर्न है ना। एंशिएंट टाइम पर जब भी लोगों को नंबर्स जोड़ने की आवश्यकता पड़ती, जैसे 1 से लगाकर 100 तक के नंबर को जोड़ना है, सो दे फाउंड अ पैटर्न कि 1 + 2 + 3 जैसे ऐसे किया जा रहा है कि सर 1 + 2
+3 +4 एंड सो ऑन। जब ये लिखा जा रहा है 100 तक, तो ये देखा जा रहा है कि हर एक नंबर के बीच में एक कांस्टेंट गैप चल रही है, हर एक नंबर के बीच में एक कांस्टेंट गैप चल रही है, यानी कि एक पैटर्न बन रहा है। इसी पैटर्न को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम दिया गया। डायग्राम में देखिए आप, यहां पर मेरे पास पहले एक बॉक्स है, जब इसमें +2 किया तो यहां पर टोटल 3 बॉक्स हो गए बेटा। फिर यहां पर वापस जब +2 किया गया, 3 + 2, तो यहां पर 5 बॉक्सेस हो गए। जब इसमें वापस +2 किया गया तो टोटल 7 बॉक्सेस हो गए। आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर 1 बॉक्स है, यहां पर 3 बॉक्स है, यहां पर 5 बॉक्स है, यहां 7 है, और उसके बाद जब यहां +2 होगा तो यहां 9 बॉक्सेस हो जाएंगे एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? तो एपी क्या है बेटा? एपी को जब हम लिखते हैं, एपी को जब हम लिखते हैं तो एपी को एग्जाम्पल क्या है? देखो एग्जाम्पल ये है कि हर एक नंबर अपने पीछे वाले नंबर में कुछ जोड़ करके आएगा। जैसे ये 3 कैसे आया? ये 3 आया यहां पर 1 में +2 करने से। ये 5 कैसे आया? 3 में +2 करने से। ये 7 कैसे आया? 5 में +2 करने से। एवरी नंबर, every succeeding number is come by adding a constant term in preceding number। आगे वाला नंबर अपने पीछे वाले नंबर में एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़कर बनता है। क्या ये सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जैसे यहां पर देखो, इस वाले एग्जांपल में 2 से तुम जा रहे हो 4 पर, 4 से जा रहे हो 6 पर, 6 से 8 पर, 8 से 10 पर, 10 से 12 पर। आपको कंप्लीट समझ में आ गया? +2 +2 +2 ऐड करते जाओ। ये जो यहां पर वैल्यू आपको दिख रही है बेटा, इसको बोला जाता है, इस कांस्टेंट चीज का नाम है कॉमन डिफरेंस। क्या ये सबको क्लियर है? 10th में भी था कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। ये होता है बेटा A1 - A0, या फिर A2 - A1, या फिर होता है A3 - A2। आगे वाला माइनस पीछे वाला। कुछ बच्चे गलती कहां पर करते हैं? वो करते A3 - A1, ये नहीं चलेगा। कुछ बच्चे गलती करते हैं A4 - A1, ये नहीं चलेगा। कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं सर A5 - A0, ये नहीं चलेगा। आपको ये बताया गया है बेटा, स्पेसिफिकली कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेना है, पास पास की टर्म लेना है। तीसरी टर्म में से दूसरी माइनस होगी, चौथी में से तीसरी माइनस होगी, पांचवी में से छठी नहीं, पांचवी में से चौथी माइनस होगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ढंग से, इत्मीनान से शोभित भैया से पढ़ा है ना, ये सब लोगों ने आपके प्यारे योगी भैया से। बहुत बढ़िया, यस यस, क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। तो क्या करना है? अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, इसी को ग्रोथ कहते हैं। कल तूने क्या सीखा था, आज तू क्या सीख रहा है? अगला माइनस पिछला। ये नंबर पॉजिटिव आया, तेरी ग्रोथ हो रही है। यही तो ध्यान रखना, जीवन में यही है, यही सारी बात है। रोज हर दिन अगर हम 1% ग्रो करते जाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर 37% ग्रोथ मिल जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं बहुत प्यारे प्यारे। वो फॉर्मूले तुम सब लोगों को पहले से आते हैं, लेकिन क्या है कि एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो यहां पर बेटा nth टर्म अगर आपको कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला बनेगा an इज इक्वल टू A0 प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर n को हम बोलते बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, n को हम बोलते बेटा नंबर ऑफ टर्म्स। A0 को हम क्या बोलते बेटा? A0 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते बेटा? A0 को हम फर्स्ट टर्म। और d तो मैंने बता ही दिया कि d कौन है आपकी? d आपकी कॉमन टर्म है। कौन है बेटा? d आप, सॉरी, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने बेटा। फिर सम ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स को जब तुम सम करोगे, बहुत सारे नंबर्स को जब तुम सम करोगे, तो वो सम का फॉर्मूला क्या है? सम का फॉर्मूला आपके सामने बेटा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सम का फॉर्मूला है n/2 2a0 प्लस n-1 इंटू डी। इसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई जब करोगे, n/2 लिखोगे, और ये जो 2a0 लिखा है इसको लिख दो a0 प्लस a0, और यहां पर प्लस आ जाएगा बेटा n-1 इंटू डी। ये जो टर्म है बेटा, इसको nth टर्म कहते हैं, ये लिखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म, या फिर बोलते हैं लास्ट टर्म ऑल्सो बेटा, लास्ट टर्म। तो इसीलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा a0 प्लस an। फॉर्मूला याद रहेगा? फॉर्मूला याद रहेगा? बहुत बढ़िया। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको?
ठीक बात है। तो क्या क्या फॉर्मूला याद रहना चाहिए? एक तो सम ऑफ द नंबर्स कितना होगा बेटा, सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एक फॉर्मूला याद होना चाहिए nth टर्म को कैलकुलेट करने का। क्या आप सवाल करें? क्या आप सवाल करें? एवरीवन थम्स अप करो जल्दी से। क्या आप सवाल करें? क्या आप सवाल करें? बहुत बढ़िया। जीपी करवाते बेटा, जीपी इसके बाद आएगा। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज गिवन बाय 4, 7, 10, 13। जल्दी से बता दो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया तरीके से समझ गए यार, है ना? लगा दूं नजर का टीका, ये ले। चल ठीक है। कॉमन डिफरेंस 4 में से 3 माइनस 4 में से 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 वो भी 3। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। क्या पूछा है? 10th टर्म पूछी है। कौन सी टर्म पूछी है? 10th टर्म पूछी है। तो जो 10th टर्म होगा, an का फॉर्मूला आएगा बेटा a नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर a नॉट की वैल्यू यहां पर 4 है, 10th टर्म मतलब n की जगह 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3 आएगा 4, ये बनेगा 9 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा बेटा? 27। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 27, 27 प्लस 4 आंसर आएगा 31। क्या ये समझ आया सबको? 31 इज द आंसर बेटा, 31 इज द आंसर। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एन एपी इज गिवन बाय 6, 12, 18। 6, 12, 18 क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है ये बेटा? डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 6 का। कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में 6 हो गया। बोलो यस और नो। डिटरमाइन विच टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 246। कौन सी टर्म 246 होगी? मतलब फिर से nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा, an इज इक्वल टू a नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा a नॉट कितना हो जाएगा? 6, n माइनस 1 हमें पता ही नहीं है कौन से नंबर की टर्म है, यही तो निकालना है, इसलिए n रिप्लेस नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 6। नंबर कितना दिया उसने? 246। बहुत बढ़िया। 246 में से ये 6 जब इधर आके माइनस होगा, ठीक है, इधर क्या बचेगा? n माइनस 1, साथ में क्या 6, 246 माइनस 6 क्या हो जाएगा बेटा? 240। डिवीजन में क्या आ जाएगा? 6। वैल्यू क्या आएगी? n माइनस 1। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 40। ये 1 उठ के इधर आएगा, n की वैल्यू आ जानी चाहिए सब लोगों की 41। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है तुम लोगों का, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है तुम लोगों का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो यार अगर स्टार क्वेश्चन नहीं दूंगा तो तुम स्टार कैसे बनोगे? स्टार क्वेश्चन नहीं दूंगा तो तुम स्टार कैसे बनोगे? मतलब ये क्या हो गया भैया? हमारे लिए होमवर्क हो गया। माही भैया की क्लास में हमेशा हर टॉपिक में स्टार क्वेश्चंस होंगे, वो स्टार क्वेश्चंस आपको सिखाने का काम करेंगे, ठीक है? तो तुम्हें स्टार बनाने के लिए स्टार सवाल तुम्हारे सामने है, सॉल्व करना, मुझे टैग करना, बताना आंसर सही आया कि नहीं। कल की क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो अगला सवाल है बेटा, अ पार्टिकल मूव्स सच दैट डिस्टेंसेस कवर्ड इन सक्सेसिव सेकेंड्स। सक्सेसिव सेकेंड्स का मतलब है 1 आफ्टर अदर, 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, ऐसे, ठीक है? अब यहां पर क्या दिया हुआ है वो डिस्टेंसेस को जरा ध्यान से देखो, 4, 7, 10, ये तो एपी बन रहा है। ये क्या बन रहा है बेटा? एपी, जिसमें ए नॉट का वैल्यू कितना हो गया? 4, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना हो गया? 3, और पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 12th सेकेंड। मतलब वो बोल रहा है n इज इक्वल टू 12th की वैल्यू क्या होगी? 12th टर्म निकालना है। क्या निकालना है बेटा? 12th टर्म कैलकुलेट करना है। आंसर वेरी सिंपल है दोस्तों, a नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए नॉट हो गया 4, n हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी? 3। ये हो जाएगा कितना? 4 प्लस 33, आंसर वुड बी 37। क्या ये आंसर आया सबका? बहुत बढ़िया, 37 मीटर, ठीक है?
चलो अब हम बात करेंगे ऐसा सवाल जिसमें लिखा क्या है उसे ध्यान से देखो। लिखा है माही भैया का पुकी पुकी और सवाल को काट करके बवाल लिखा हुआ है। अब इसकी फिजिक्स में मत घुसना, बस एपी तक अपने आप को रोक के रखना। इसकी फिजिक्स में समझा देता हूं अभी, जब ये चैप्टर पढ़ेगा तब तुझे इसकी फिजिक्स समझ में आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है जब हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे होते हैं ना दोस्त, तो भाई ये क्लियर होना चाहिए कि हमें ये कॉन्सेप्ट्स कहां लगाने हैं, कैसे लगाने। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ जरा जल्दी से, सब लोग ध्यान से सुनते हैं क्या बातें हो रही हैं उसके बारे में। अ टेस्ट मास m नॉट प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो एक बढ़िया सी यहां पर ऐसी लाइन बना लेते हैं, x एक्सिस बना लेते हैं, जिसमें यहां पर है बेटा आपका x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां कहीं होगा आपका x इक्वल्स टू d, यहां कहीं होगा बेटा x इक्वल्स टू 2d, यहां कहीं अपन मार्क कर लेते हैं x इक्वल्स टू 3d, यहां कहीं मार्क करते बेटा x इक्वल्स टू 4d एंड सो ऑन। इस तरह से चलता रहेगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? x एक्सिस के ऊपर मैंने स्केल बनाई है बेटा x की, क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। अब क्या बोल रहा है सवाल? m नॉट को रखा गया है, m नॉट मास को रखा गया है x इक्वल्स टू 0 पे, which is felt force due to presence of other nearby masses m, 16m, 63m and 160m placed it। यहां पे रखा है m, यहां पे क्या रखा बेटा अगला नंबर 16m, यहां पे क्या रखा बेटा 63m, यहां पे क्या रखा बेटा 160m एंड सो ऑन। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा एंड सो ऑन बोला ही नहीं, बस यही इतने ही मासेस, इतने ही मासेस है, बस यहीं तक कहानी खत्म है, इतने ही मासेस है, यहां लास्ट है। ठीक है, x इक्वल्स टू 4d तक ही बस मासेस रखे हैं। सुनना ध्यान से, कुछ भी अभी रिपीट वगैरह मत लिखो बेटा, समझो इसका फिजिक्स समझा रहा हूं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय m नॉट। अब तुम ये सवाल तब कर पाओगे जब तुम्हें यह पता हो कि फोर्स लग कैसे रहा है। अब सुनना इस बात को ध्यान से पहले, ठीक है। अगर एक मास हो बेटा जिसकी वैल्यू m1 हो, दूसरा मास है बेटा जिसकी वैल्यू m2 हो, और अगर उन दोनों के बीच में कुछ दूरी हो, सुनना ध्यान से, एक मास m1 हो, दूसरा मास m2 हो और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो यहां पर m2 m1 को अपनी तरफ खींचता है, m1 m2 को अपनी तरफ खींचता है, और उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लास 9th में पढ़ा होगा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन उसका फॉर्मूला होता है बेटा Gm1 m2 बटे r का स्क्वायर। कंप्लीट लॉ हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। यह है बेटा, इसका नाम क्या है? न्यूटन्स। क्या नाम है बेटा इसका? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बोलो यस और नो, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। क्या ये सबको क्लियर हुआ? 9th में पढ़ा था आपने, मैं समझा दे रहा हूं दोबारा, सब लोग कनेक्ट करना बेटा। अगर दो पॉइंट मासेस हैं m1 और m2, एक दूसरे से r दूरी पर है, तो उनके बीच में कितना फोर्स होता है? Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, अब एक लेवल ऊपर समझाता हूं, उसे सुनो। अगर एक मास है आपके पास यहां पर m1, उसके करीब r दूरी पर एक मास रखा है बेटा m2, उससे यहां पर r दूरी पर एक और मास रखा है m3, तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा F टोटल ऑन m1, तो तुम सुनो क्या लिखोगे। m1 के ऊपर तुम्हें लिखना है टोटल फोर्स, तो m1 को खींचेगा m2 और m1 को खींचेगा m3, दोनों खींचेंगे। सुना ध्यान से, जितने मासेस नियर बाय होंगे वो सब m1 को अपनी तरफ खींचेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया एवरीवन। क्या है बेटा? टफ नहीं है चीजें, आसान है जब तुम सोच वैसा लोगे। अगर दो मासेस हैं तो एक मास दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन अगर पास में बहुत सारे मासेस हैं तो सारे मिल करके उस एक को खींचेंगे। यही हो रहा है यहां पर। एक फोर्स आएगा जी, इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन है इसलिए m1 m2, इनके बीच की दूरी है बेटा r इसलिए r का स्क्वायर। फिर यहां पर प्लस करके लिखोगे। अब इंटरैक्शन m1 और m3 का होगा तो लिखोगे Gm1
m3 और इन दोनों के बीच की दूरी, और वो कितनी है बेटा r प्लस r, तो यहां हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आई? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आई कि नहीं? यस। ग्रेविटेशन में थोड़ा सा मैं घुसा हूं। अभी अगर तुम ये बोल रहे हो भैया कि हमें ये फॉर्मूला 9th में जब हमने पढ़ा था हम भूल गए, हमें नहीं याद है, तो मैं बस बोल रहा हूं कि अभी के लिए क्वेश्चन में ये मान लो कि ये दिया हुआ है, इट्स अ गिवन, ऐसा होता है, ये गिवन है, ऐसा होता है, ये गिवन है। दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इज, दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इज Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। अब ये याद रखा अगर आपने, तो सवाल हो जाएगा। देखो यहां पर नेट फोर्स, अगर आप लिखोगे यहां पर नेट फोर्स किसके ऊपर? m नोट के ऊपर। एक ये m लगाएगा बेटा, m और m नोट के बीच की दूरी देखो, तो ये हो जाएगा Gm नॉट m बटे इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी d का स्क्वायर। फिर प्लस करके लिखेंगे सर G एज इट इज, m नॉट एज इट इज, लेकिन अगला मास कौन है? 16m बटे में क्या आएगा बेटा? 2d का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे भैया, यहां पर G एज इट इज आएगा, m नॉट एज इट इज आएगा, लेकिन अब फोर्स कौन लगाएगा? 63m, तो यहां पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 63m, और बटे में दूरी क्या आएगी? बटे में दूरी क्या आएगी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं रखनी है, इतना ज्यादा अंदर नहीं जाना है बेटा, ठीक है अभी। और इस लॉ को क्या बोलते हैं ये नहीं बात करनी है, मैं बस ये कह रहा हूं, तुम इसे सुनो ध्यान से। तुम ये देखो बच्चों, तुम ये देखो कि m नॉट के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? m, तो m नॉट के साथ इंटू में m आ गया, बटे में उन दोनों के बीच की दूरी आ गई, कितनी है वो? d। फिर अगला फोर्स कौन लगा रहा है? 16m, तो m नॉट के साथ इंटू में कौन आ गया? 16m, और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? 2d के बराबर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? d प्लस d, 2d, वही स्क्वायर लिखा है, क्लियर है। फिर अगला जो फोर्स है m नॉट, कौन लगाएगा? 63m, दूरी कितनी है उसकी? 3d का होल स्क्वायर। फिर अगला फोर्स कौन लगाएगा? Gm नॉट 160m, और बेटा दूरी कितनी है? 4d का होल स्क्वायर। क्या तुझे ये समझ आया? क्या तुझे ये समझ आया? अब बेटा सुन मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अच्छा देख, Gm नॉट m d स्क्वायर, Gm नॉट m d स्क्वायर, सब में सेम वैल्यू जो है वो कॉमन करते हैं, ठीक है। जो वैल्यू कॉमन है उसे बाहर निकालते हैं, तो मैंने बाहर निकाला Gm नॉट m बटे में क्या निकाला? d का स्क्वायर। अब यहां से पूरी टर्म बाहर चली गई, 1 आएगा, प्लस यहां पर क्या आएगा? 16 के बटे में 4, यहां पर क्या आएगा? 63 के बटे में 9, यहां पर क्या आएगा? 160 के बटे में 16, और ये हो गया खत्म। बोलो यस और नो एवरीवन। इसमें मत उलझो कि सर ये Gm1 m2 क्या है, ना 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 ना, उस फिजिक्स में नहीं जाना है। मैं बस ये कह रहा हूं कि दो मासेस के बीच में ऐसा कोई फोर्स होता है, यहां से तुम्हें समझना है कि सर एक का फोर्स ये है, दूसरे का फोर्स ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, सबको ऐड किया। ऐड करने से क्या हो रहा है? ऐड करने से एक सीरीज बन गई, ऐड करने से एक सीरीज बन गई, और सीरीज क्या बनी वो लिखता हूं बेटा, Gm नॉट m बटे d का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा उसे लिखते हैं, यहां ब्रैकेट में आ रहा है बेटा 1। फिर अगला जो मेरे पास नंबर था वो देखो जरा, अगला जो नंबर था 16/4, 4 बचेगा, 16/4 क्या बचेगा बेटा? 4, 63/9 7, 160/10 16, सॉरी 10 बचेगा, 160/16 क्या बचेगा? 10, बात खत्म। क्या ये आप लोगों को एपी दिख रही है? क्या ये आप लोगों को एपी दिख रही है? मुझे आपको उठाकर एपी में लाना था और ये सिखाना था कि बेटा जो तू बेसिक्स अभी पढ़ रहा है ना, ये बेसिक्स को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। तुझे कभी अगर तेरे मन में सवाल आ जाए कि मेरे को तो एपी आती है, मैं खेल कर दूंगा, ऐसा नहीं है भाई मेरे, तुझे सीखना पड़ेगा और सीख करके फिर अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, इज दैट क्लियर एवरीवन?
चैट सेक्शन में चमका आ जाए जरा जल्दी से, हैशटैग चमका। तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा, ये हो जाएगा जी एम नॉट एम बटे में क्या आएगा, डी का आएगा बेटा स्क्वायर। अच्छा यहां मैं देख रहा हूं कि सर ये एपी है जिसमें पहली टर्म कितनी है बेटा 1, लास्ट टर्म कितनी है बेटा 10, जिसको हम ए एन भी कह सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 3। चलो वैल्यू लिखो सम का, सम का वैल्यू आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 2 इंटू में ए नॉट प्लस ए एन। क्या ये सबको क्लियर है बेटा? लिखो वैल्यू जरा, जी एम नॉट एम बटे में डी का स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, तो लिखा 4 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, लास्ट टर्म यहां पर 10 है। सॉल्व करेंगे सर ये 2 आएगा, 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 2 22 जी एम नॉट एम बटे डी का स्क्वायर। जब तू ग्रेविटेशन पढ़ेगा ये सवाल आएंगे तो सॉल्व करेगा। दीज आर लेवल 2 क्वेश्चंस बेटा, अच्छे सवालों में इनकी गिनती होती है। मैं बना कर लाया हूं तेरे लिए, तेरी थाली में परोसने के लिए, कि मेरा ये जो दोस्त है ना, ये डे 1 से डिटर्मिनेशन ऐसा रखे कि मुझे एम्स पहुंचना है। डे 1 से क्लियर रखे ये बात कि मुझे अच्छे लेवल के सवाल सॉल्व करते हुए आगे जाना है, चाहे हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको बोला था माही भैया का पूकी बवाल। इज दैट क्लियर एवरीवन? बहुत डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं दोस्त, 4 टर्म है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। अगर 4 टर्म की जगह 40 हुई तो, और 400 हुई तो, 4000 हुई तो फिर बेटा एपी की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा जीपी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा जीपी। अब इसमें क्या है देखो, डायग्राम से समझो। हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ बॉक्स क्या है बेटा, एक बॉक्स है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक बॉक्स से आगे बढ़ने के लिए गुणा करेंगे। तो 2 से जब आपने इंटू किया तो अगले नंबर के बॉक्सेस आ गए। यहां कितने बॉक्सेस हो गए बेटा, 1 और 1 2। फिर जब तुम यहां पर इंटू करोगे 2 से, तो अगले नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। वो कितने हो रहे बेटा, 1 2 3 4। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, हो ये रहा है कि हर आगे वाली टर्म अपने पीछे वाली टर्म में इंटू करने से आती है। आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म में इनटू करने से आती है, और इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कॉमन रेशियो। तो पहली टर्म अगर तेरी ए नॉट है तो दूसरी, या पहली टर्म अगर तेरी ए है तो दूसरी टर्म तेरी ए आर होगी, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर होगी, चौथी टर्म ए आर की पावर 3, पांचवी टर्म ए आर की पावर 4। अब सुन बेटा ध्यान से बात को, यहां क्या लिख रहा है, ये कौन सी टर्म है फर्स्ट, ये कौन सी टर्म है सेकंड, ये कौन सी टर्म है थर्ड, ये कौन सी टर्म है बेटा फोर्थ, ये कौन सी टर्म है बेटा फिफ्थ। तो तुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं पांचवी टर्म निकालता हूं तो आर की पावर 4 है, मैं जब चौथी टर्म निकालता हूं तो आर की पावर 3 है, और जब मैं थर्ड टर्म निकालता हूं तो आर की पावर 2 है। क्या तुझे यह क्लियर हो रहा है? क्या तुझे यह क्लियर हो रहा है? और अगर तुझे यह क्लियर हो गया, जब मैं दूसरी टर्म निकालता हूं तो आर की पावर 1 है। इसका मतलब इस जीपी में अगर कोई मुझसे बोलेगा nth टर्म, कोई मुझसे बोलेगा nth टर्म, तो वो होगी ए आर की पावर n-1। क्या ये सबको चमका? जल्दी बताओ, चल जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए आर की पावर n-1, जहां पर n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे कि सर पिछला सवाल एक बार और रिपीट कर दीजिए। यार मैं समझ गया बेटा आपकी भावना और बात को, बट क्लास का अपना एक इंपॉर्टेंस है। मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा आपसे कि आप दोबारा एक बार उतने सेगमेंट को देखना। आई एम 100% श्योर आपको समझ आ जाएगा। जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करने से। क्या ये क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाए बेटा। तो जीपी को लिखने का फॉर्म क्या है? जीपी को लिखने का फॉर्म है बेटा, तो जीपी में क्या होता है देखो, एग्जांपल
4 से 8 पे गए, 8 से 16 पे, 16 से 32 से 32 से 64, 128। हर बार क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो ऐसे हो रहा है। तो यहां पर a की वैल्यू हो गई 4 और कॉमन रेशियो हो गया कितना बेटा, 2। कैसे निकलेगा कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो है सीधा, कॉमन रेशियो आर निकालने का यहां पर मतलब है ऐसा बेटा, जब तुम थर्ड टर्म को डिवाइड करोगे सेकंड से, या जब तुम फोर्थ टर्म को डिवाइड करोगे थर्ड से, मतलब आगे वाली टर्म बटे पीछे वाली टर्म। आर को क्या लिख सकता है बेटा, आर को लिख सकता है ऐसे, आगे वाली टर्म क्या लिखेगा बेटा, आगे वाली टर्म बटे में क्या लिखेगा, बटे में लिखेगा पीछे वाली टर्म। क्या यहां तक तुझे सब समझ आया? क्या यहां तक तुझे सब समझ आया? आर कैसे निकालेगा, आगे वाली टर्म बटे पीछे वाली टर्म। ये नहीं करना है कि चौथी टर्म को पहली से डिवाइड किया, ये नहीं करना है कि सातवीं टर्म को तीसरी से डिवाइड किया, ये नहीं करना है 12वीं टर्म को छठी से डिवाइड किया, नहीं, दो पास पास वाली, 5वीं बटे चौथी, चौथी बटे तीसरी, 5वीं बटे चौथी, 7वीं बटे छठी, 8वीं बटे 7वीं। समझ रहा है? 10th टर्म बटे 9th टर्म, 12th टर्म बटे 11th टर्म। एक आगे वाली तो उसके तुरंत पीछे वाली से डिवाइड करना है। बोल हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। अब अगर ये क्लियर हो गया, जीपी में आर का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा हो ये जरूरी नहीं है, आर का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है। किताब में 2 अलग अलग फॉर्मूले लिखे होते हैं, आज तुम्हारा वो दिमाग भी मैं क्लियर करता हूं बेटा। जैसे यहां देखो, 1 के बाद 1/2, 1/2 के बाद 1/4, 1/4 के बाद 1/8, फिर आ गया यहां पर 1/16। ये भी जीपी है, बस इंटू 1/2 से हो रहा है। पहली टर्म में जब 1/2 इंटू किया ये आ गया, इसमें 1/2 इंटू किया ये आ गया, इसमें 1/2 इंटू किया, तो ऐसे यहां पर वैल्यू चल रही है। क्या यहां तक सबको समझ आ गया? क्या यहां तक सबको समझ आ गया बेटा? ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं सर, अगर हमें जीपी में सम टोटल की बात करनी है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं बेटा, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, और होता है बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। यहां 2 अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन बेटा एक ही फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, एक ही फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड। वो क्या है? ए आर की पावर n -1 बटे r -1। सब लोग लिखो कॉपी में, क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे ए आर की पावर n -1 बटे क्या लिखोगे? r -1। बोले भैया अगर r 1 से छोटा हुआ तो? अरे बेटा ऊपर भी माइनस आएगा, नीचे भी माइनस आएगा, और वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अलग से इस वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। किताबों में लिखा होता है, किताबों में लिखा होता है कि आर मोर देन 1 के लिए ये फॉर्मूला, आर लेस देन 1 के लिए ये फॉर्मूला, लेकिन ऐसे रट्टाबाजी नहीं करनी। अरे अगर ये फॉर्मूला आर लेस देन 1 में भी लगेगा और यही फॉर्मूला आर मोर देन 1 में भी लगेगा, यही दिखाने लाया हूं तुझे, यही दिखाने लाया हूं तुझे कि देख जरा ध्यान से, क्या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि सर किताब 2 फॉर्मूले बता रही है जबकि होता एक ही है। बोलो क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर इनफाइनाइट टर्म्स का क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, या फिर यहां पर हम बोलेंगे बेटा, या फिर हम बोलेंगे इसको ऐसे करके, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की जगह r माइनस 1। यहां पर अगर r 1 से बड़ा होता है तो, ठीक है। चलो इतना सब लोगों ने ध्यान रखा। ज्यादातर ये पूछा जाता है फिजिक्स में, नीट में, ये बहुत ज्यादा काम आता है बेटा, ये बहुत रेयर है, ये दोनों के दोनों बहुत बहुत ज्यादा जो है कैसे बेटा रेयर है, तो आप लोगों को इनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। याद होगा, अच्छी बात है, ठीक है। चलो सवाल करें, सवाल करें, बहुत बढ़िया, आ जाओ जरा जल्दी से सवाल करते हैं। फाइंड 6th टर्म ऑफ जीपी। ये 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ,
सबसे पहले कॉमन रेशियो बता दो, फर्स्ट टर्म बता दो जल्दी से। इस जीपी का कॉमन रेशियो बता दो और इस जीपी का फर्स्ट नंबर बता दो जल्दी से। फर्स्ट नंबर हो गया भैया 2, कॉमन रेशियो हो जाएगा 4/2, आंसर आएगा 2। क्या ये क्लियर हुआ? कौन सी टर्म पूछ रहा है? सिक्स्थ टर्म। तो आप बोलोगे सर सिक्स्थ टर्म इज बेसिकली a r⁵ है ना। टर्म है छठी तो लिखना पड़ेगा 5, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a r⁻n-1। a रहेगा r⁻6-1, तो क्या हो जाएगा r⁵ क्या ये चमका सबको? बहुत बढ़िया। वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2⁵, आंसर आ जाएगा 2⁵6। 2⁵6 मतलब गुणा करते चले जाओ बेटा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, तो आंसर आएगा 64। बोलो हाँ कि ना। आप वैसे भी क्रॉस वेरीफाई कर लो। अगला जो नंबर है बेटा वो 32 आना चाहिए था, बोल हाँ कि ना। और जो अगला नंबर है बेटा वो 64 आना चाहिए था। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये रही 64। दोनों तरफ से चेक हो गया। क्लियर है? फॉर्मूले से भी 64 आ रहा है, सीरीज को आगे बढ़ा के भी 64 आ रहा है, मतलब फॉर्मूला हमारा सही फिट बैठ गया। सब लोगों को क्लियर है बेटा? फॉर्मूला हमारा सही फिट बैठ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आइए जरा जल्दी से। क्या बोला उसने? 100 जूल ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ 4 लेयर्ड शीट। बेटा एक ऐसी यहां पर 4 लेयर्ड शीट है, 4 लेयर्ड शीट है। ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर और यहां पर ये वाली बेटा चौथी लेयर। ये क्या चारों लेयर नजर आ रही है? एक ऐसी शीट है जिसमें यहां पर 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट हुई। सबसे ऊपर कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई बेटा? 100 जूल। अब आगे क्या बोल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। वेयर ईच शीट एब्जॉर्ब कितना बेटा? 50% ऑफ एनर्जी। ओ हो। अगर ये 50% एब्जॉर्ब करेगा बेटा, अगर इसने 50% क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस वाली शीट पर इंसिडेंट कितना होगा? 100 में से 50% चला गया, मतलब 100 में से 50 चला गया, 50 बचा। तो मैं यहां पर ऐसे बता देता हूं, पहले था मेरे पास 100 में से जब यहां पर पहली लेयर पर इंसिडेंट होगा वो 50 होगा बेटा। ये एक लेयर का एब्जॉर्प्शन हुआ। फिर जब दूसरी लेयर से बाहर निकलेगा बेटा, पहली लेयर से यहां पर आए 50, यहां पर कितना आएगा बेटा? 25, फिर आधा हो जाएगा। यहां पर जब आएगा तो कितना होगा? तो तू बोलेगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 25 के बाद 12.5। सवाल में क्या पूछा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड? ट्रांसमिटेड का मतलब है जो बाहर निकलेगी, जो बाहर निकलेगी। ट्रांसमिटेड का मतलब है जो बाहर निकलेगी। सुनो सब लोग ध्यान से, आंसर इसका जो सही बताएगा चैट सेक्शन में, मजा आ जाएगा भाई। इसका आंसर करेक्ट कौन बताएगा बताओ जल्दी से। यहां पर 100 इंसिडेंट हुआ, 50 एब्जॉर्ब होके यहां 50 बचेगा, यहां वापस 50% खत्म होगा, यहां 25 बचेगा, यहां वापस 50% खत्म होगा, यहां कितना आएगा? यहां आएगा 12.5। और यहां जब 50% खर्च होगा तो यहां से बाहर निकलेगा 6.25। तो मेरा आंसर कितना होगा बेटा? मेरा आंसर होगा 6.25। क्या ये सबको समझ आया? क्या ये सबको समझ आया? जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला यूज नहीं करके भी हम सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों को होमवर्क है ट्राई विथ फॉर्मूला। इसी सवाल को क्या करना है बेटा? ट्राई विथ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? an इज इक्वल टू a r⁻n-1। इससे तुम्हें ट्राई करना है। क्या तुम सब लोग ट्राई करोगे? क्या तुम सब लोग ट्राई करोगे बेटा? देखो जरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी टर्म है ये? फिफ्थ टर्म है। तो यहां पर 5 - 1 4 हो जाएगा। जब तुम ट्राई करोगे लिखोगे 100। r की वैल्यू 1/2 है, क्योंकि हर बार 50% लॉस हो रहा है और 50% का मतलब होता है बेटा 1/2, और उसकी पावर करोगे 4। उत्तर मैच करना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यस सर,
बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी। अच्छा क्या है जीपी? 3 से कहां जा रहा है बेटा? 3 दूना 6, 6 से कहां जा रहा है बेटा? 6 दूनी 12, यानी कि कॉमन रेशियो कितना हो गया? 2। ए कितना हो गया बेटा? 3। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए फर्स्ट 5 टर्म्स का सम। क्या फॉर्मूला है? सब लोग दोहराएंगे। फॉर्मूला है बेटा Sn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 बटे क्या लिखेगा? बटे लिखेगा r माइनस 1। ए क्या है भैया? ए है हमारे पास 3, आर क्या है भैया? 2, पावर कितनी आएगी? 5, माइनस क्या करेगा? 1, बटे में क्या लिखेगा बेटा? बटे में लिखेगा यहां पर आर कितना है? 2 माइनस 1। आगे सॉल्व करेंगे बेटा, ऊपर का 3 एज इट इज रहेगा। 2 की पावर 5, बताओ जल्दी से 2 की पावर 5 क्या होती है? 2 की पावर 5 अगर करेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आएगा बेटा? यहां पर आएगा 32। क्या ये सबको क्लियर हुआ? 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर आ रहा है बेटा 3 इंटू 31 और ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 93। क्या सब लोगों का आंसर आया 93? क्या सबका आंसर आया 93? बहुत बढ़िया। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बेटा क्या खेल था? फॉर्मूले का खेल था। क्या है फॉर्मूला? दोहराओ सब लोग, बोलो मेरे साथ, बोलो जल्दी से। एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। क्या ये सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, आ गया समझ में सबको? बहुत अच्छे से, ठीक है भैया। अगला सवाल क्या है? विच टर्म इज इक्वल टू 246? विच टर्म इज इक्वल टू 246? जीपी गिवन है बेटा, 2 से जा रहा है 6 पे इंटू 3 का हुआ, 6 से जा रहा 18 पर इंटू 3 का हुआ। क्या सभी लोगों को क्लियर है? कॉमन रेशियो 6/2 इज इक्वल टू 3, या तुम चाहो 18/6 करो तब भी आंसर 3 आएगा। दोनों तरीकों से आंसर 3 आ रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर ये बात सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आप लिखोगे ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। हमें टर्म का नंबर गिवन है विच इज 286 बेटा। क्या गिवन है मेरे यहां पर? 286 लिखा यहां पर, दिस इज 286। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। एन यहां पर एज इट इज लिखना है बेटा, बोलो यस और नो। एन एज इट इज लिखना है। ओ मैंने गलती कर दी। ये 486 है। 486 डिवाइडेड बाय 2 ये नंबर हो जाएगा 4 का आधा 2, 8 का आधा 4, 6 का आधा 3 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। अब तुम कोशिश करो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, तुम कोशिश करो कि यहां अगर 3 की पावर में है बेटा n माइनस 1 तो ये नंबर भी किसी तरह से 3 से कट जाए, किसी तरह से 3 के फॉर्म में आ जाए। तो 243, देखो 3 से अगर आप 24 को कट करोगे 8 आएगा, और जब 3 को कट करोगे तो 1 आएगा। इस नंबर को 3 से डिवाइड किया जा रहा है, किया जा सकता है। तो ये नंबर बेटा मैंने यहां लिखा 243। सब लोग देखो ध्यान से, क्या लिखा है यहां पर? मैंने डिवाइड किया 3 से। ये कितना आएगा? 3 8 24, और ये कितना आएगा बेटा? ये जरा देखो यहां पर, ये ऐसा आएगा 3 8 24। मैं पहले 24 को खत्म कर रहा हूं बेटा, यहां पर मैं कैरी फॉरवर्ड नंबर लिखूंगा, ये 8 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 0। एवरीवन, शुड आई टेल दिस टू यू बेटा? मैं ये मेथड करके बताऊं क्या मुझे ये मेथड करके बतानी चाहिए क्या सबको? क्या मुझे ये मेथड करके बतानी चाहिए बेटा? एलसीएम मेथड या फिर डिवीजन मेथड, क्या मुझे ये करके बताना चाहिए? नहीं भैया, नीड नहीं है। इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 5, ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1। बेस अगर सेम होता, इंडाइसेस में पढ़ाया था यूट्यूब पर, जो पहली क्लास ली थी, देखो उसका एप्लीकेशन आगे बेटा। बेस अगर सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएगी। 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो फाइनली n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। बोल चमका के नहीं? चमका के नहीं? चमका ना बेटा। है आजकल तुम्हारे जेनजीज में क्या चलता है? ये वाला दिल है ना, कौन सा दिल बोलते हैं इसको? है ना, हाँ, बड़ा छोटा दिल है ये। हम तो बड़े दिल वाले लोग हैं और हम भारत में रहते हैं, है ना, हम बड़े दिल वाले लोग हैं, हम भारत में रहते हैं, हम ऐसा दिल बनाते हैं। नहीं, ये छुटकू दिल होते हैं, ये छुटकू दिल होते हैं। नहीं, लेकिन दोनों तरफ से, छुटकू दिल से भी, इस दिल से भी बेइंतहा मोहब्बत।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। n इज इक्वल टू 6, सबका आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। 8 4 2 ऐसे ये वैल्यू जाती जा रही है अप टू कहां तक बेटा? अप टू लिखा है इंफिनिटी। सम ऑफ इंफिनिटी, फर्स्ट टर्म क्या है 8, कॉमन रेशियो क्या है बेटा 4/8, वैल्यू आ गई 1/2। दोस्तों जल्दी से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला बोलो, a1 माइनस आर। a की वैल्यू 8 है, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2 है। सर 8 में से जब 1 में से 1/2 माइनस होगा, 1/2 बचेगा, पलटी मारेगा 2 ऊपर जाएगा, आंसर 16 आएगा। क्या ये सबका आया बेटा? बहुत आसान है ना, थोड़ा जल्दी कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या याद रखना है? फॉर्मूला नीट में ये बहुत जरूरी है कि तुझे जो जो पढ़ा दिया जाए सो तू याद रखे। जब जब मैं फॉर्मूला बोर्ड पे लिखूं, मैं जब सवाल करूं, सवाल लिखूं, तू फॉर्मूला लिख, दोहरा, बोल, जिह्वा को काम में लगा, ठीक है। बुद्धि दीदी, विवेक भैया, दोनों को साथ में लेकर बैठना पड़ेगा तुझे। जब कॉपी पे रगड़ेगा चीजों को तब समझ आएगी बात, तब फिजिक्स बैठेगी एकदम गले में। खाली प्रवचन सुन लेने से फिजिक्स नहीं समझ में आएगी, ठीक है बेटा। चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ गया 16 आंसर। चलिए बहुत सही है, बहुत सही है। अगला एक सवाल है जो फिर से बवाल है, फिर उसी कॉन्सेप्ट पे है, जो कि क्या है बेटा? ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है। सुनते हैं जरा ध्यान से। अ टेस्ट मास m0 placed at x equals to 0 felt force due to presence of other nearby masses m each। अच्छा, इस बार क्या कहा? ऐसे आप x एक्सिस की एक लाइन बनाओ, उस x एक्सिस की लाइन पर यहां पर बनाओ सर क्या? एक वैल्यू। सर ये वैल्यू हमने बना दी x इक्वल्स टू 0, यहां रखा है टेस्ट मास m0, फिर यहां पर x इक्वल्स टू d पर एक मास रखा है m, फिर रखा है अगला x इक्वल्स टू 2d पर, अच्छा m मास, फिर अगला रखा है x इक्वल्स टू 4d पर, मास m ही है, फिर अगला कहां रखा है x इक्वल्स टू 8d पर, मास अभी भी m है। ईच बोला ना बेटा, ईच। क्या बोला? ईच बोला, यानी कि जो नियर बाय मासेस हैं वो सारे m है। एपी वाले सवाल में यहां m था, यहां 16m था, यहां 63m था, यहां 160m था, लेकिन यहां पर m m m m है। और बोल दिया एंड सो ऑन, मतलब कहां तक? आपको लिख दिया अप टू इनफाइनाइट। कहां तक बेटा? अप टू इंफिनिटी। तो पूछा क्या है? फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय m0। मैंने क्या सिखाया था? सुनो ध्यान से। ये इस m0 को ये m भी अपनी तरफ खींचेगा, ये m भी अपनी तरफ खींचेगा, ये m भी अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला m भी अपनी तरफ खींचेगा। जितने बच्चों ने एपी में बोला था, सवाल रिपीट करो, दोबारा सुनो यहां पर, ठीक है। जब भी दो फोर्सेस के बीच में इंटरैक्शन होता है, हमें फोर्स क्या लिखना होता है बेटा? F नेट ऑन m0 इज इक्वल टू g, कांस्टेंट है न्यूटन का। m0 मास के ऊपर लग रहा है, कौन लगा रहा है? ये पहला m, तो ये आ जाएगा यहां पर m। अच्छा, इन दोनों मासेस के बीच की दूरी बताओ कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ जल्दी से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ जल्दी से। भैया d का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? d का स्क्वायर। फिर भैया अगला जो फोर्स है, ये g के ऊपर, ये g के ऊपर, ये g तो है बेटा इस m0 के ऊपर, ये वाला m फोर्स लगाएगा, ये वाला m, और इस m और इस m0 में अगर आप फोर्स देख रहे हो तो यहां पर m0 तो एज इट इज आ जाएगा। बोलो यस और नो। g के साथ m0 तो आ गया, साथ में कौन लगा रहा है? ये m, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सर ये m हो गया। फिर बटे में क्या लिखना है बेटा? दूरी। ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2d। तो यहां क्या लिखेगा? यहां लिखेगा 2d का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो। पढ़ने लायक तो लिख ही रहा हूं। एवरीवन क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर जब आगे बढ़ोगे तो क्या लिखोगे सर? अगला टर्म वापस g, यहां पर क्या आएगा? m0, यहां पर क्या आएगा सर? वापस से m, बटे में क्या आएगा? ओ सर बटे में जो आएगा वो आएगा 4d का, बटे में क्या आएगा? बटे में आ जाएगा सर यहां पर 4d का होल स्क्वायर। अरे ये ज्यादा गड़बड़ कर दिया मैंने, 4d का होल स्क्वायर। भैया सीधे हाथ से लिख लो। हाँ
ठीक है, 4d का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा वापस से g, साथ में क्या m नॉट बटे क्या आएगा बेटा 8d का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं सर, ये हो जाएगा g m नॉट m बटे में क्या आएगा d का स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा g m नॉट m। अच्छा यहां पर क्या आएगा बेटा नीचे d का स्क्वायर साथ में क्या आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा g m नॉट m साथ में क्या आ जाएगा d स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर 1/16 प्लस क्या होगा बेटा g यहां पर क्या आएगा m नॉट साथ में क्या आएगा m साथ में क्या आएगा d स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर क्या आएगा 64 प्लस एंड सो ऑन। बोल हाँ कि ना? चल रहा है ये? समझ आ रही है बात तुझे? बिल्कुल समझ आ रही है भैया। हमें बस ये देखना है कि ये जो सवाल है सर, अगर ये सवाल मुझसे नहीं हुआ तो कोई टेंशन मत ले बेटा। तुझे ये जो बात है कि ये मासेस कहां रखे हैं, ये कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक चैप्टर में सिखाया जाएगा बकायदा। ठीक है, पूरी स्टोरी लाइन बना करके डे 1 से जब तुम पढ़ोगे दूसरे तीसरे लेक्चर पर यहां आ जाओगे। तो अभी क्या है, अभी हाल फिलहाल के लिए जीपी कैसी बन रही है, जीपी को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन सिखा रहा हूं मेरे दोस्त। तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा मान ले। ये वाले मास ने इस पर फोर्स लगाया, इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे। इसने फोर्स इस पे लगाया, इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे। इसने फोर्स इस पे लगाया, इतनी बड़ी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। समझ रहा है ना? तो ऐसे सोचना है तुझे बस। अब यहां पर जो जो टर्म कॉमन है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म कॉमन है। जो कॉमन है उसे जब तू बाहर निकालेगा तो बाहर क्या निकलेगा बेटा? बाहर निकलेगा जी एम नॉट एम बटे में डी का स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस एंड सो ऑन। जरा जल्दी से सब लोग बता दो चैट सेक्शन में, क्या ये जीपी बन गई? क्या ये जीपी बन गई कि नहीं? जीपी बन गई ना? ये जीपी बनाने के लिए ये काम किया जा रहा था, ये जीपी बनाने के लिए काम किया जा रहा था। अब अगर बन गई जीपी तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशियो क्या है? 1/4। ओके सर। और टर्म कितनी है? टर्म है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या है? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। लिखेंगे वैल्यू बेटा, लिखेंगे वैल्यू यहां पर। तो f नेट हो जाएगा फाइनली जी एम नॉट एम बटे डी का स्क्वायर। यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, क्योंकि जीपी है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। ये रहा आपके सामने जी एम नॉट एम डिवाइडेड बाय क्या? डी का स्क्वायर। इंटू में क्या आएगा? a की जगह पर 1 माइनस 1/4। जब 1 में से 1/4 जाएगा आंसर कितना आएगा? 3/4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी एम नॉट एम बटे डी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3/4। ये पलटी मारेगा, बटे के बटे है तो ये पलटी मार के ऊपर जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 4/3 जी एम नॉट एम डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। बोल दिल धड़का की नहीं, बोल दिल धड़का की नहीं, चमका की नहीं। चमक गया? बहुत बढ़िया है ना? चमका कि नहीं चमका? क्या बात है, क्या बात है। ये है फिजिक्स, ये बेसिक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है बेटा। तो कहते हैं ना कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तो जरा भी साथ दे तो और बात है। तो दे दी तूने जरा साथ, तूने मान लिया कि हाँ भैया ये जो ग्रेविटेशन के चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं जानता हूं, मैं सीख लूंगा तो मैं कर लूंगा। जीपी मुझे आनी चाहिए, बस इतनी सी बात थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ये खिलाड़ी वाला एटीट्यूड है। मैंने डे 1 पे कहा था 2 चीजें हैं किसी भी एस्पिरेंट के अंदर जो मैं देखता हूं। पहला एटीट्यूड, दूसरा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड है सब्जेक्ट नॉलेज, एप्टीट्यूड है सब्जेक्ट कैलकुलेशन, एप्टीट्यूड है सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स, वो हम स्ट्रॉन्ग कराएंगे। एटीट्यूड तुझे सही रखना पड़ेगा। तेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल तुझसे मेरे दोस्त। तुझे अपना एटीट्यूड सही करना पड़ेगा। यस आई एम रेडी टू बिकम ऑल इंडिया लेवल फ्यूचर डॉक्टर, ऑल इंडिया लेवल डॉक्टर। आई विल रिकॉग्नाइज वन डे, लाइक मेरा ये नाम है, दुनिया मुझे जानती है।
जिंदगी पता है क्या है? जब बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, समझाता हूं एक छोटी सी बात बेटा। यहां पर ये बर्थ सर्टिफिकेट होता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट में डेट यहां लिखी होती है। ये कौन सा सर्टिफिकेट होता है बेटा? बर्थ का। और इसी तरह का एक सर्टिफिकेट होता है जिसे डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये बर्थ हो गया और ये डेथ का सर्टिफिकेट हो गया, दोनों सर्टिफिकेट है, यहां पर लिखी होती है वो डेट जब जन्म हुआ, यहां लिखी होती है वो डेट जब व्यक्ति मरा। इस डेट और इस डेट के बीच के सफर को ही जिंदगी कहते हैं। अब तू कितना मेहनत करेगा उतना इस जिंदगी में रंग आएगा। जितनी तू मेहनत करेगा, ये डेट बस लेफ्ट से राइट तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी खत्म होती है। और इसलिए पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वो काम करते रहिए जो तुमने सोचा है। तुमने सोचा, तुम कर डालो, बात खत्म। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करें आगे बात बेटा, आगे बात करते हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें आप सब लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें, ये डायरेक्ट याद रखनी है, इसमें कोई आप लोगों को इफ एंड बट्स नहीं सोचना है। पहली चीज, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, मतलब लाइन से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते जाओ। ऐसे करते करते कितने टर्म्स बेटा? एन टर्म्स। तो फॉर्मूला याद रखना है n + 1/2। क्या याद रखोगे? जब भी कभी तुम देखो वैल्यू क्या लिखी हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एंड सो ऑन, और यहां लिख दिया बेटा मान लीजिए +100, तो ये सम टोटल कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है भैया। फॉर्मूला हमें याद है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो हम लिखेंगे इसका करेक्ट आंसर आएगा 100 × में 100 + 1 बटे क्या आएगा? 2। उत्तर आ जाएगा बेटा 50 × में 101। ठीक है, 50 × में 101। इसको करने का बेस्ट तरीका ये देखो, अब यहां पर टुकड़ों में टूटे रहने दो। तो 50 × 100, 50 × 100 हो गया 5000, प्लस हो जाएगा कितना बेटा? 50। तो आंसर हो जाएगा 50 50 50 50। समझे? अगला क्या है बेटा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर + 2 का + 3 + 4 + 5 ऐसे सबका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन n का स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे, n + 1 × 2n + 1 / 6। n + 1 × 2n + 1 / 6। जब तुम सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में आओगे और जब तुम पेपर लिखोगे, मैं पहला ही सेंटर ऑफ मास का सवाल ऐसा बनाऊंगा जो इस कॉन्सेप्ट पर बनेगा और तुम फिर परेशान हो जाओगे अगर ये याद नहीं है तो। ये 2 नंबर्स तुम्हें याद रखने, क्या तुम सब लोग याद रखने के लिए रेडी हो? याद हो गए बेटा एवरीवन? बहुत बढ़िया। अब तुम सब लोग जो है जल्दी से होमवर्क नोट करो। ठीक है, होमवर्क नोट करना है। क्या क्या होमवर्क है? होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल, हमारा प्यारा सा मॉड्यूल जो आप लोगों को बिशनजीत के प्लेटफॉर्म से मिल चुका है बेटा। तो पहली चीज है 1 से लगाकर 1 to 8 सोल्ड एग्जाम्पल्स। ठीक है, 1 to 8 सोल्ड एग्जाम्पल्स मॉड्यूल के, 1 से लगाकर 8 तक के सॉल्व एग्जाम्पल्स। और दूसरा आपको करना है बेटा 1 से लगाकर 19 तक के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस। ठीक, तो आज मिलेगी एक तो डीपीपी, ये होगी डीपीपी नंबर 3। 8 सवाल है सॉल्व एग्जाम्पल के और 19 सवाल है बेटा किसके? एक्सरसाइज के। इसमें सब आ गया, इसमें क्वाड्रेटिक आ गई, एपी आ गया, जीपी आ गया, पॉलिनोमियल आ गया, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। यानी कि आज तक मैंने जितना पढ़ाया है वो सब इसमें कवर हो जाएगा। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि ये इतना काम करके तू मुझे ही मिलेगा। आज की क्लास में पढ़ाई गई सारी बातें सबको समझ में आई कि नहीं? है ना जी? चलो यार, तो पढ़ाई करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि एक बात है, देखो यार जरा ध्यान से सुनो। द ग्रेट रतन टाटा ने एक बात कही थी, आई रेजोनेट विद दैट पॉइंट बेटा। उन्होंने ये कहा था, दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला अगर कोई इन्वेस्टमेंट है वो है एजुकेशन। अगर तुझे ये बात कहीं शेयर करनी है, बाकायदा शेयर कर इसे।
ठीक है, टैग कर मुझे, मैं देखना चाहता हूं। डिटर्मिनेशन। तो दोस्त मेरे, बात सुनना ध्यान से। दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट कौन सा है? रतन टाटा साहब कहते हैं एजुकेशन। क्योंकि कोई बच्चा 500 रुपए की, कोई भी व्यक्ति विशेष 500 रुपीज की बुक को पढ़ के, 500 रुपीज की बुक को पढ़ के उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेटा, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। लिखी है गीता में हजारों बातें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लिखा है लेकिन इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन अगर कर दिया रियल लाइफ में तो हो सकता है 5 करोड़ की कंपनी बनाए, हो सकता है 500 करोड़ की कंपनी बनाए, हो सकता है 5000 करोड़ की कंपनी बनाए बेटा। अब अगर तू मल्टीप्लाई करके देखेगा कि 500 रुपए का नॉलेज कितनी बड़ी चीज बन गई, रियलाइज होगा कि क्या खूब इन्वेस्टमेंट है ये, कितने गुना रिटर्न मिल रहा है।